हेलो दोस्तों, आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप सभी से ये कहा था कि हमने शुरू किया है पार्लियामेंट का टॉपिक को। पार्लियामेंट के अंदर तीन अलग अलग भाग होता है, एक होता है राष्ट्रपति और दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। ठीक है, इन तीनों को मिला करके, जैसे हमने बोला था, इन तीनों को मिला के ही हम पार्लियामेंट कहा जाएगा या फिर संसद भी उसे कहा जाएगा। तो राज्यसभा के बात हम पहले करेंगे, उसके बाद लोकसभा का बात हम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इधर मेरे बात को सुनो ध्यान से। राज्यसभा, राज्यसभा को हम बोलते हैं एक तरह से एक अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। क्या है मैं ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और यही राज्यसभा जो है ये एक तरह से एल्डर्स हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एल्डर्स हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी इसको बोलते हैं, या फिर राज्यसभा को टैलेंट हंटिंग हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा को सेकेंड हाउस या फिर सेकेंडरी हाउस भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा को एक और मुख्य नाम है इसका, परमानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपर हाउस क्यों कहते हैं, एल्डर्स हाउस कहते हैं, इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनो, कोई इधर इधर देखना नहीं आपको, पूरा आपका जो फोकस है मेरे ऊपर ही रहना चाहिए। मैं क्या कहा इधर, राज्यसभा एक तरह से अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। क्यों ऐसा बोलते हैं पार्लियामेंट का अपर हाउस? फर्स्ट फ्लोर में है क्या? हाँ, फर्स्ट फ्लोर में है इसीलिए बोलते हैं क्या अपर हाउस? नहीं, राज्यसभा को अपर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा एल्डर्स हाउस है। क्यों कहता हूं उसे हम? राज्यसभा एल्डर्स हाउस है, और इसीलिए राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि राज्यसभा के लिए चुनना है तो कम से कम जो उम्र चाहिए, जो एज चाहिए, वो कितना चाहिए? 30 साल। कितना चाहिए मिनिमम एज? 30 इयर्स। लेकिन वही यदि लोकसभा के लिए खड़ा होना है तब मिनिमम एज चाहिए होता है 25 साल। मिनिमम एज कितना चाहिए लोकसभा के लिए? 25 इयर्स। वही राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 साल का उम्र चाहिए। इसीलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? एल्डर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अपर हाउस भी उसे हम कहते हैं। और यही राज्यसभा जो है उसे हम टैलेंट हंटिंग हाउस के नाम से भी जाना जाता है। टैलेंट हाउस हंटिंग मतलब जिनका प्रतिभा होता है, जिनका जज्बा होता है, वो राज्यसभा में इसीलिए टैलेंट हंटिंग बोलते हैं। राज्यसभा में पूरा कितना सीट है मां? पूरा कितना सीट है बोलना है? पूरा कितना सीट है राज्यसभा में? 245। और ये 245 में से मैं जम्मू कश्मीर से बंटवारे से पहले मैं लिखूंगा, जब बिफोर जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केशन एक फिगर में लिख रहा हूं। अब जम्मू कश्मीर में कितना है, कितना सीट राज्यसभा में है, वो सब अपने आप देख लेंगे। ठीक है, ये 245 में से 229 मेंबर्स ऐसा होता है जो स्टेट से चुन के आएंगे। कहां से आएंगे वहां? स्टेट से चुन के आएंगे, यानी राज्यों से आता है। ठीक है, 4 लोग ऐसा है जो यूनियन टेरिटरीज से चुन के आएंगे। 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर के आएंगे, और बचा हुआ जो 12 लोग है ना, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। आर्ट, साइंस, लिटरेचर और पब्लिक सर्विस।
ठीक है। कहां से नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, कहां से नॉमिनेट करते हैं बोलना भैया, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और पब्लिक सर्विस। और क्योंकि इन 12 लोग बचार अलग अलग रंग से, अलग अलग विभाग से क्योंकि ये लोग नॉमिनेट होते हैं ना, इसलिए राज्यसभा को क्या कहा जाएगा, टैलेंट हंटिंग हाउस। क्या कहा जाएगा मैं उसको, हम टैलेंट हंटिंग हाउस के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। और यही राज्यसभा जो है उसे हम बोलते हैं सेकेंड हाउस या फिर सेकेंडरी हाउस के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये राज्यसभा जो है, राज्यसभा जो भी पार्लियामेंट संसद का काम ही क्या है, बिल को पास करना ही उनका काम है। यह बिल जो है शुरुआत में लोकसभा में प्रवेश होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाएगा। अधिकतर के केसेस में पहले लोकसभा में होगा, इसीलिए इसको फर्स्ट हाउस के नाम से जाने जाएंगे, और सेकंड राज्यसभा में भेजते हैं, इसीलिए इसको सेकंड हाउस भी एक टेक्निकल नाम दिया गया था। ठीक है ना। राज्यसभा को क्यों हम सेकंड हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को क्यों हम टैलेंट हंटिंग चैम्बर बोलते हैं, राज्यसभा को क्यों एल्डर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को क्यों अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, इतना आप सभी लोग शायद मुझे लगता है समझ गया। अब बात करेंगे राज्यसभा को क्यों हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। सवाल ऐसे भी आएंगे भाई आपसे कि राज्यसभा को क्यों परमानेंट हाउस बोलते हैं, और क्या राज्यसभा कैसे परमानेंट हाउस है, क्यों बोलते हैं परमानेंट हाउस, क्या उसको ताला नहीं लगाते क्या बोलो, राज्यसभा को ताला नहीं लगाते इसलिए परमानेंट हाउस बोलते हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। राज्यसभा एक तरह से, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये तो मैंने कहा आप सभी को भी पता है। ठीक है बच्चों, तब मेरे बात जरा ध्यान से सुनना आप। मैं ये कहता हूं राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, बट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, बट द मेंबर्स are not permanent. Clear? राज्यसभा, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना बेटा, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लेकिन वहां का जो मेंबर्स होता है वो परमानेंट नहीं है। क्लियर? राज्यसभा का मेंबर्स का टेन्योर फिक्स्ड है 6 साल का। ठीक है, कितने साल का टेन्योर है उनका? 6 साल का टेन्योर है। हर 6 साल के बाद वो रिटायर होगा। ठीक है बच्चों, तो राज्यसभा को क्यों हम परमानेंट हाउस का दर्जा दिया गया है वो भी बात जरा ध्यान से समझना है। राज्यसभा एक तरह से परमानेंट हाउस है, लेकिन मेंबर्स परमानेंट नहीं है। मेंबर्स का फिक्स्ड टेन्योर है 6 साल का, हर 2 साल में एक बार। ठीक है, हर 2 साल में एक बार 1/3 लोग, 1/3 लोग जो होता है राज्यसभा का वो रिटायर होता है, और 1/3 लोगों का फिर से चुनाव होता है। समझे बात को? 1/3 लोगों का रिटायरमेंट होगा हर 2 साल में एक बार, 1/3 लोगों का फिर से इलेक्शन होगा, फिर से चुनाव होगा। ठीक है ना। मैं एक कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने से आपको आगे में जो भी बात बोलूंगा वो ठीक समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको समझ में ठीक नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूं आप सभी से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यदि समझ में आ जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा ही एक ऐसा टेक्निकलिटी है, इस टेक्निकलिटी को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वैसा देखा जाए तो लोकसभा आसानी से आपको समझाऊंगा, लेकिन राज्यसभा को इतना आसानी से समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर कुछ पॉसिबल है, क्योंकि हम एबीकेएस के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो राज्यसभा, मैंने क्या कहा वहां,
राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो भी लोग होता है, जो भी मेंबर्स होता है, उनका फिक्स्ड टेन्योर है 6 साल का। हर 2 साल में 1/3 रिटायरमेंट होगा, 1/3 का री इलेक्शन होगा। इतना ध्यान रखो और मैं आगे जो बोलूंगा वो ठीक समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा हम अभी ये समझते हैं कि पहला भारत के इतिहास में चुनाव हुआ है 1951-52 के अंदर। ठीक है, पहला भारत के इतिहास में जो चुनाव हुआ है वो कब हुआ? 1951-52 के अंदर चुनाव हुआ था। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 1952 के अंदर पूरा भारत के अंदर 245 लोगों का चुनाव हुआ है, हम यही मानते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं आपको 245 लोगों का या फिर 245 मेंबर्स का चुनाव हुआ है, तो राज्यसभा के प्रोसीजर के हिसाब से हर 2 साल में, मतलब 1954 में 1/3 ऑफ 245 रिटायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, रिटायर तो होना चाहिए ना, क्योंकि वही तो प्रोसीजर है ना बेटा। क्लियर? तो 1/3 ऑफ 245 कितना आएगा? ये कहीं ना कहीं 81 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल आपसे ये पूछेगा कि कौन सा 81 लोग ऐसा है जो 1954 के अंदर रिटायर हुआ है। सवाल ऐसा है बेटा कि 1954 के अंदर कौन सा ऐसा लोग है जो रिटायर हुआ है? रिटायर हुआ नहीं हुआ? बोलो बोलो बोलो, 54 के अंदर रिटायर हुआ नहीं हुआ? बोलना सब लोग। 54 के अंदर ध्यान से समझना है, 1/3 लोगों को रिटायर कराने के लिए भारत के इतिहास में, संसद के इतिहास में पहले ही बार लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया था। कौन सा सिस्टम को उपयोग किया है? इधर लॉटरी सिस्टम को उपयोग किया था, और ये लॉटरी सिस्टम उपयोग करके 81 लोगों को, 81 मेंबर्स को रिटायर करवाया था। फिर वापस 1956 में भी 1/3 245 का 1/3 रिटायर होना नहीं होना है? बिल्कुल रिटायर होना है। और 1956 में भी फिर से लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया था। 56 में भी फिर से हमने लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया था। ठीक है, फिर 1958 में वापस 1/3 लोग रिटायर होना है। 1958 के अंदर 1/3 लोगों को रिटायरमेंट कराने के लिए लॉटरी सिस्टम का कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 52 वाले जो 54 में वापस बाहर नहीं गया, जो 56 में बाहर नहीं गया, उनको तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बोलो। 58 में वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा? बोलो बच्चों, 58 में वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा? बाहर जाएगा, क्योंकि उनका 6 साल इधर पूरा हो गया ना। समझे बात को कि नहीं? बोलो, समझे बात को कि नहीं? 58 में तो वो लोग वहां पर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। फिर 1960 में फिर से लॉटरी सिस्टम का कोई जरूरत नहीं, 54 वाले इधर चले जाएंगे। फिर 62 में कोई जरूरत नहीं, 56 वाले इधर चले जाएंगे। इस तरह से राज्यसभा एक परमानेंट स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। समझ गए बात को? इस तरह से राज्यसभा परमानेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना मेरे बात को। राज्यसभा, इसलिए आगे लिखो बच्चों, इसलिए लिखो ऐसा, राज्यसभा, ऐसा लिखो सब लोग, राज्यसभा परमानेंट हाउस इज अ परमानेंट हाउस, is a permanent house, but the members are not permanent. But the members are not permanent. Members are not permanent. कमा कमा करके लिखिएगा, आगे लिखो, सबको लिखना है। ठीक है, कमा they have a fixed tenure. They have a fixed tenure. They have a fixed tenure of 6 years. They have a fixed tenure of 6 years. Full stop. Full stop. Full stop. After every 2 years, after every 2 years, after every 2 years, after every 2 years, 1/3 will get retire,
1/3 will get retire, 1/3 will get retire, and 1/3 will be re-elected, and 1/3 will be re-elected, 1/3 will be re-elected. Clear? हाँ, इतना बात आप सभी को मुझे लगता है समझ में आ गया है. ठीक है, अब इलेक्शन का प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी एक परेशानी है राज्यसभा के चुनाव किस तरह से होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये भी समझ में शायद मुझे लगता है समझ में नहीं आता कि राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है. लोकसभा तो हम ही लोग लोकसभा वालों को चुनते हैं, हम ही जाकर के वोट देते हैं, तो लोकसभा का मेंबर संसद बन सकता है. लेकिन राज्यसभा का संसद बनने के लिए किस तरह से प्रोसीजर है उसका. ठीक है, राज्यसभा के लिए चुन के जाना है तो कुछ क्वालिफिकेशन होता है जो बहुत ही ज़रूरी है. और क्वालिफिकेशन ऐसा है, पहला क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए. ठीक है, पहला क्वालिफिकेशन क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये ज़रूरी है. उसी के बाद कोई क्रिमिनल केसेस उसके नाम पे नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ नहीं होना चाहिए उसके नाम पे. उसी के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी वगैरह इस तरह का काम करना नहीं चाहिए उनको. रिटायर्ड हो सकता है लेकिन प्रेजेंटली फंक्शनिंग वर्किंग नहीं होगा. फिर 30 इयर्स ऑफ एज होगा. ठीक है, उसका उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल का उम्र उनको चाहिए, 30 इयर्स ऑफ एज उनको चाहिए होता है. अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे बात को. जैसे मैं बोलूं आपको इधर, मैंने क्या कहा, मैं आपसे राज्यसभा एक तरह से परमानेंट हाउस बोला था, नहीं बोला था. ठीक है, जैसे राज्यसभा का जो चुनाव है ये डायरेक्ट चुनाव है या इनडायरेक्ट चुनाव है, ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन है हम उसको बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हम सीधा उस इलेक्शन में, उस चुनाव में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. हमारा जो एमएलएस होता है ना, हमारा जो एमएलएस पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है बेटा, तो इस इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वह प्रोसीजर जो आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. उस सिस्टम का नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. क्लियर? यही एक तरह का उनका इलेक्शन का मैकेनिज्म है जो हमने राष्ट्रपति में बहुत ही डंकी तरीके से हमने इसका भी उल्लेख किया था, उसका भी बात किया था, तो ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन इधर थोड़ा सा हम ध्यान से इलेक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम समझते हैं. ठीक है ना, देखिएगा, मैंने ये कहा आपसे, ये चुनाव है, इनडायरेक्ट चुनाव है, और हमारा जो एमएलएस होता है हर स्टेट का, वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के लिए भारत का नागरिक कोई भी स्टेट से, कोई भी राज्य से खड़ा हो सकता है. कहने का मतलब, मान के चलो मैं हूं, और ये भी मान के चलिएगा मैं तेलंगाना से हूं. मैं तेलंगाना से होने के बावजूद मैं राजस्थान से भी राज्यसभा जा सकता हूँ, मैं कर्नाटक से भी राज्यसभा के लिए जा सकता हूँ, मैं तमिलनाडु से भी जा सकता हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं तेलंगाना से हूँ तो तेलंगाना से ही खड़ा होना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. ये कोई भी स्टेट से यदि मुझे एमएलएस का सपोर्ट मिलता तो मैं राज्यसभा के लिए खड़ा हो सकता हूँ. ठीक है बच्चों, तो आगे देखिएगा, मैंने ये कहा एमएलएस ही चुनेंगे. ठीक है, इधर मैं एक केस स्टडी लेता हूं आंध्र प्रदेश स्टेट का, क्योंकि हाल ही में 2020 में ही एक
एक महीने के अंदर अंदर ही राज्यसभा का चुनाव हुआ है। इसलिए मैं आंध्र प्रदेश का एक केस स्टडी लेकर के आपको इस चुनाव के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर 4 वैकेंसीज रहा है 2020 में। वैसे देखा जाए तो पूरा राज्यसभा सीट आंध्र प्रदेश में 11 है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पूरा कितना 11 राज्यसभा सीट्स है, पूरा 11 है, लेकिन अभी वैकेंसी कितना है, 4। क्यों 4 आ गया? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल में एक बार होता है। 6 साल के अंदर 2 कितने बार आएगा? 6 साल के अंदर 2 कितने बार आएगा? 2 3 बार आएगा ना, 2 3 बार आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 11/3 कर दिया। 11/3 कर दिया तो मुझे कितना आएगा? 4 वैकेंसीज निकल के आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे समझना जरा। आंध्र प्रदेश के अंदर जैसे मैं बोलूं आपको 4 वैकेंसीज है राज्यसभा सीटों का, तो यही आंध्र प्रदेश के अंदर जैसे मैं बोलूं राज्यसभा का 4 वैकेंसीज है, तो आंध्र प्रदेश में एमएलएस कितना है वो भी जान लेंगे। थोड़ा एमएलएस आंध्र प्रदेश में पूरा है 175। ठीक है, 175 एमएलएस है आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है बच्चों, तो आंध्र प्रदेश स्टेट में जैसे 175 एमएलएस है, तब क्या होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर ही, थोड़ा सा ध्यान से समझना इधर, आंध्र प्रदेश के अंदर ही इस 175 एमएलएस का टोटल वोट वैल्यू, ठीक है, टोटल स्टेट का टोटल वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा पूरा एमएलएस इंटू 100, जो निकल के आ जाएगा 17,500। कितना आ गया हमारा इधर? 17,500। ये टोटल वोट वैल्यू है आंध्र प्रदेश स्टेट का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वोट वैल्यू ऑफ एमएलएस, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल वोट वैल्यू बाय टोटल वैकेंसीज +1, ये एक फॉर्मूला है। टोटल वोट वैल्यू बाय टोटल वैकेंसीज +1। ठीक है, टोटल वोट वैल्यू कितना है बोलो? 17,500। टोटल वैकेंसीज कितना रहा? 4 +1। ठीक है, मतलब ये 5 हो जाएगा, 5 ठीक है, 5 3 15, 3,500 +1। ठीक है, मतलब इधर कितना निकल कर आ जाएगा? 3,501। ठीक है, अब एक एमपी राज्यसभा के लिए एमएलएस कितना चाहिए बोलो? एमएलएस कितना चाहिए बोलो माँ? एमएलएस कितना चाहिए बोलने से इसको टोटल कितना निकल के आए ना वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ये इसको 100 से डिवाइड करो। 2 गया इधर, 2 गया तो निकल के आ गया कितना माँ इधर? 35। कितना निकल के आ गया इधर? 35। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हर एक एमपी राज्यसभा बनना है तो 35 एमएलएस का सपोर्ट जरूरी होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब एक एमपी राज्यसभा के लिए होना है तो कितना एमएलएस का सपोर्ट चाहिए होता है? 35 एमएलएस का सपोर्ट चाहिए होता है। ये हो गया आप सभी का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर। फिर से बताओ, टोटल वोट वैल्यू यानी टोटल एमएलएस इंटू 100, जिसका रिजल्ट मुझे 17,500 आ गया है। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है, टोटल वोट वैल्यू बाय टोटल वैकेंसीज +1, यानी 17,500 को मैंने डिवाइड किया हो, वैकेंसीज कितना 4 +1 यानी 5 आ गया। इधर 5 का 5 कर दिया मैंने, इधर 35 मतलब 3500 इधर आ गया मेरा। एक एमएलए मतलब एक एमपी राज्यसभा के लिए कितने एमएलए का सपोर्ट चाहिए होता है? पूरा 35 निकल के आ गया, क्योंकि इधर जो वोट वैल्यू निकल के आ गया इस क्वेश्चन का डिवाइडेड करो 100 से, तब मुझे आ गया इधर 35। ठीक है बेटा, तो
यही एक तरह से राज्यसभा के चुनाव का इलेक्शन का एक मैकेनिज्म बोल सकता है। इस इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाएगा? इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कंडक्ट करेगा मैं इस इलेक्शन को भी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट कर रहा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा का इलेक्शन कौन कंडक्ट करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यसभा के बारे में पूरा आज हम इलेक्शन मैकेनिज्म जो टेक्निकलिटी है वो हमने जान लिया है। इसके बाद वाला लेक्चर में राज्यसभा का जो अध्यक्ष, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेंगे। उसी के बाद राज्यसभा का पावर्स देखते हैं, फिर लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा का पावर्स, स्पीकर का अधिकार, फिर बिल्स देखेंगे। 3 तरह का बिल्स होता है, ऑर्डिनरी बिल एक है, मनी बिल एक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक है। तो इस तरह से हम पार्लियामेंट के टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।